हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास की औकात। माँ जी, तुम कमरे में बैठकर क्या कर रही हो? पार्टी तो हॉल में चल रही है। जाओ, उठकर हॉल में जाओ, सब लोगों के साथ बैठो, मैं अभी आती हूँ। शालिनी जी अपनी बहू से कहती है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है बहू, मुझे आराम करने दो। शालिनी जी की बात सुन जैसे सरिता को तो गुस्सा ही आ गया, जैसे कि उसकी बात ना मानकर शालिनी जी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। फिर भी घर में पार्टी चल रही है, ये सोचकर उसने धीरे से अपनी सास से कहा, देखिए माँ जी, घर में पार्टी चल रही है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? थोड़ी तो अपने बेटे की इज्जत के बारे में सोचिए। और उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उठाकर हॉल में भेज देती है। शालिनी जी के हॉल में जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही सरिता चिल्लाते हुए कहती है, नवलेश, जल्दी मेरे कमरे में आओ। मेरा सोने का कंगन अलमारी में रखा था और मिल नहीं रहा है। हॉल में जितने भी लोग बैठे थे सभी में हड़बड़ी मच जाती है कि आखिर सरिता का कंगन कहाँ गया। कल ही तो सरिता सुनार की दुकान से अपने पति के साथ वह कंगन खरीद कर लाई थी। आज उसकी शादी की पहली सालगिरह है। नवलेश ने उसकी सालगिरह पर वो कंगन उपहार में दिया है। आज घर में सालगिरह की पार्टी की चहल पहल है। सभी लोग घर में इधर से उधर घूम रहे हैं। शादी के जैसा माहौल है। चारों तरफ से उसके रिश्तेदार आए हैं। ससुराल मायके के सभी लोग हैं। कंगन गुम जाने की बात सुनकर शालिनी जी, जो कि बाहर हॉल में बैठी हुई थी, अंदर कमरे में आती है और अपनी बहू से पूछती है, क्या हुआ बहू? सरिता चिड़चिड़ाहट में कहती है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? पूरे घर को पता चल गया कि मेरे सोने का कंगन गुम गया है और तुम अभी भी मुझसे यही बात पूछ रही हो। पता नहीं किसने मेरा कंगन चुराया है, यही तो अलमारी में रखा था। बस थोड़ा सा रसोई का काम करने क्या चली गई कि तब तक मेरा कंगन ही चोरी हो गया। पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे उस कंगन को। अपनी सास की तरफ मुंह टेढ़ा करती हुई सरिता कहती है, बहू, तुम अपने अलमारी को ठीक से देखो, तुम्हारा कंगन उसी में होगा, कोई तुम्हारा कंगन क्यों चुराएगा? सरिता ने आओ देखा न ताओ और सबके सामने ही बोल पड़ी, माँ जी, तुम्हारा बैग किधर है? सबसे पहले मुझे तुम्हारे बैग की तलाशी लेनी है। अपनी बहू की बात सुनकर कमरे में खड़ी हुई शालिनी जी दंग रह गई। शालिनी जी ने जब कमरे में चारों तरफ नजर डाली तो सभी लोग उन्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे वो घर की सदस्य ना होकर एक चोर हो। हड़बड़ाते हुए बहू से कहती है, बहू, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें अपना बैग दिखाऊं? इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मैंने सिर्फ बैग दिखाने के लिए कहा, चोरी का इल्जाम नहीं लगाया है। इतना कहकर सरिता कमरे में रखा हुआ शालिनी जी का बैग उठाकर चेक करने लगती है। शालिनी जी के बैग में उनकी साड़ियां रखी हुई हैं। सभी साड़ियों को निकाल कर सरिता सभी सामान ही फेंकती है। अपनी इज्जत की इस तरह सबके सामने नीलाम होते देख शालिनी जी के आंखों से आंसू निकल जाती है कि तभी शालिनी जी के बैग में से ही सरिता का कंगन निकल जाता है और सरिता आग बबूला होते हुए शालिनी जी के पास कंगन ले जाकर कहती है, ये देख बुढ़िया, ये कंगन तेरे बैग से निकले हैं। सभी ने देखा है, तू ही चोर है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे कंगन को हाथ लगाया? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू सोने की कंगन पहने। मैं अपने घर में ऐसे चोर को नहीं रख सकती, पता नहीं और क्या क्या चुराने। शालिनी जी अपनी बहू से कहती है, नहीं बेटा, मैंने चोरी नहीं की, मुझे पता नहीं ये कंगन मेरे बैग में कहाँ से आया, मेरा विश्वास करो। दरअसल सरिता ने ये सारा खेल रचती है कि अपनी सास पर कंगन के चोरी का इल्जाम लगवाकर उनके ही बेटे से घर से निकलवा देने के लिए, जबकि वह कंगन सरिता खुद ही शालिनी जी के बैग में डाल देती है। उसी समय जब शालिनी जी अपने कमरे में आराम कर रही थी तो उनके कमरे से उन्हें हॉल में भेजकर अपना नापाक इरादा कामयाब करती है। जयगोपाल जी अपने बेटे से कुछ कहने की कोशिश की तो उल्टा नवलेश ने अपने पिता को ही उल्टी सीधी बातें सुना दी
और कमरे में जाकर बैठ गया। बेटा बहू के व्यवहार से जय गोपाल जी और शालिनी जी का दोनों का मन बहुत व्यथित हुआ और दूसरे दिन दोनों अपने गांव वापस आ गए। साल भर पहले दोनों बुजुर्ग इलाज कराने के लिए शहर अपने बेटे के पास आए थे। तब बेटे ने उनसे कहा कि अभी कुछ दिन इधर ही रुक जाइए, अच्छी तरह से दोनों अपना इलाज करवा लीजिए, फिर वापस गांव जाइएगा। लेकिन सरिता को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उसके सास ससुर उसके साथ रहे, लेकिन अपने पति के मर्जी के आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। इसलिए उसने अपने सालगिरह की पार्टी के दिन ये सब प्लान किया, जिससे सच में शालिनी जी और जय गोपाल जी को बहुत दुख हुआ और वे लोग घर छोड़कर चले गए। शालिनी जी और जय गोपाल जी के गांव आने के बाद भी बेटे बहू ने एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, एक बार भी फोन नहीं किया। आज उस बात को पूरे 1 साल गुजर गए। इन 1 सालों में न तो बेटे ने फोन किया और न माता पिता का हालचाल जानने की कोशिश की। शायद बहू बेटा यही चाहते थे। इधर गांव में जय गोपाल जी सरपंच का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, और साथ ही शालिनी जी भी गांव के मुखिया का चुनाव लड़ती है और वो भी जीत जाती है। गांव में उनके पास जो खेती बाड़ी है उससे वो अपने घर का खर्चे को चलाते हैं। पूरे गांव की उन्होंने काया पलट कर दी, हर चीज की व्यवस्था कर दी। शहर की तरह गांव में लाइट, पानी और अच्छी सड़क का इंतजाम करा दिया। पूरे गांव में सभी लोग उनकी तारीफें करते हैं। एक दिन सरपंच जी की गांव में उनके खेत में सहयोग या काम करने वाले दीनू काका की बेटी की शादी थी। जय गोपाल जी उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह ही समझते थे और उनकी बेटी कमला को अपनी बेटी की जैसे। शादी की शॉपिंग करने के लिए जय गोपाल जी और शालिनी जी पास के शहर में कमला को लेकर जाते हैं, जहां वो कमला को उसके पसंद के गहने और कपड़े दिलाने वाले हैं। दरअसल दीनू काका की माली हालत उतनी अच्छी नहीं है। कमला के लिए लड़का पसंद करने से लेकर उसकी शादी तक का सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी जय गोपाल जी और शालिनी जी ने ले रखी है। उन्होंने दीनू काका से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मैंने कमला के लिए एयरफोर्स में नौकरी करने वाला एक लड़का पसंद किया है। अब तो मेरी कमला खेतों में काम नहीं करेगी, रानी बनकर रहेगी। उसको मैं शहर में बढ़िया से कपड़े और गहने खरीदने के लिए ले जाऊंगा और सब कुछ कमला के पसंद का ही खरीदूंगा। एक बात और दीनू काका, मेरे लिए मेरी कोई बेटी नहीं है, सिर्फ एक बेटा ही है, इसलिए कमला का कन्यादान मैं ही करूंगा। दीनू काका खुशी खुशी जय गोपाल जी की बात को मान लेते हैं। जैसे ही वो दोनों कमला को लेकर शहर के बड़े सुनार के दुकान पर गए, जय गोपाल जी के नाम से ही सभी जानते थे। जैसे ही जय गोपाल जी को शोरूम के मालिक ने देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा, आइए सरपंच जी, आपको क्या दिखाएं, किस तरह का जेवर लेना चाहेंगे। दुकान में काम करने वाले एक व्यक्ति से शोरूम का मालिक कहता है, जल्दी से सरपंच जी के लिए कुछ ठंडा मंगवाए। नहीं, आप ठंडा मत मंगवाएं, हम अभी गन्ने का जूस पीकर आ रहे हैं। आप हमारे दुकान तक आए और हम आपको खिलाए पिलाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लड़का उन सब के लिए जूस लेने चला जाता है। सरपंच जी और शालिनी जी कमला के लिए पूरे 10 लाख का जेवर खरीदते हैं, जिसमें उसके एक गले का हार, उसके सेट कानों के, 2 अंगूठियां, हाथों की चूड़ियां, इतना कुछ कमला को दिलाते हैं। पास में बैठे हुए एक दंपति जो कि अपने सोने के गहने को गिरवी रखने के लिए आए हैं, उन सब की बातों को सुन रहे। हालांकि किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। उन दोनों दंपति के पास बैठा हुआ एक व्यक्ति बात करता है कि सच में सरपंच जी बहुत ही दिल वाले हैं। खुद की बेटी ना होते हुए भी कमला को 10 लाख का जेवर दिलवाया है। इतना कौन करता है? ऐसे भले मानुस बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर वे दोनों दंपति जो कि अपने जेवर को गिरवी रखने के लिए आए हैं, पीछे पलटकर सरपंच जी को देखने लगते हैं। आखिर वह व्यक्ति कौन है जो अपने घर में काम करने वाले की बेटी के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतने सारे जेवर दिलवा रहा है। लेकिन जैसे ही वह दोनों देखते हैं, उन दोनों को तो जैसे दिन में तारे नजर आ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
यह कैसे संभव हो सकता है कि वह दोनों दंपति कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता हैं। जयगोपाल जी एक बढ़िया सा खादी का कुर्ता पहने हैं, आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाया है, सच में एक रौबदार व्यक्ति लग रहे। पास में बैठी हुई सालिनी जी पर जब उनकी बहू बेटों की नज़र पड़ती है तो उन्हें भी देखकर चौंक जाते हैं। गले में एक मोटी सोने की चैन पहनी है, हाथों में बड़े बड़े सोने के कंगन भी पहने हुए हैं। एक सुंदर सी साड़ी पहने अपनी सास को इतने शानो शौकत से देखकर सरिता को तो जैसे होश ही उड़ गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस बुढ़े बुढ़िया को उसने अपने 6 कमरों के घर से यह सोचकर धक्का मार कर निकलवा दिया था कि कहीं यह दोनों गांव छोड़कर मेरे पास आकर बोझ बनकर न बैठ जाए, लेकिन ये दोनों तो इतने ठाठ से रह रहे हैं। दोनों भागकर जयगोपाल जी के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आप इतने सारे जेवर किसके लिए खरीद रहे हो? अपने बेटे बहू को अचानक से अपने सामने देखकर सालिनी जी और जयगोपाल जी दंग रह गए और बहू बेटों की हालत देखकर भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि दोनों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बेटे बहू दोनों ही ऐसे लग रहे थे कि चिंता के मारे दुबले हो गए हैं। बहू ने सूती साड़ी पहनी है और बेटे के सर के और दाढ़ी के बाल बड़े हुए हैं, देखकर लग रहा किसी बड़ी मुसीबत में है। लेकिन जयगोपाल जी अपने बेटे नवलेश से कहते, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो और इधर क्या कर रहे हो? तब नवलेश कहता है, पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका बेटा नवलेश हूँ। पिताजी मेरी सहायता करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी नौकरी चली गई है। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो बंद हो गया है। साल भर से काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है। जितने भी जुड़े हुए पैसे थे सारे खर्च हो गए हैं। घर के EMI देने के लिए अपने जेवर को गिरवी रखने के लिए आए हैं। पिताजी मेरी मदद करो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं कि घर के नौकर की बेटी के लिए 10 लाख का गहना खरीद रहे हो, तो क्या अपनी बहू के गहनों को गिरवी होने से नहीं बचा सकते हो? आखिरकार आप हमारे माता पिता हो, इतने सारे पैसे हैं तो कुछ आप हमारी मदद कर दो। जयगोपाल जी अपने बेटे की बातों को सुनकर उसके गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं, आज जरूरत पड़ी तो तुझे अपने पिताजी याद आ रहे हैं, वरना अभी तक तो तुम्हारे पिताजी कहाँ थे? जब से तुम्हारे घर से आया हूँ एक बार में पलट कर फोन नहीं किया कि हम जिंदा हैं या मर गए। और खबरदार, कमला को तुमने नौकर की बेटी कहा तो वह मेरी बेटी जैसी है। तुम्हारे जैसे बेटे होने से तो कमला जैसी बेटी होती तो अच्छा होता। मैं तुम्हें अपनी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उस दिन कहाँ थे तुम जब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ पर एक छोटे से सोने के कंगन की चोरी का इल्जाम लगाया था? और जिस कंगन का तुमने इल्जाम लगाया था वह कंगन तो सुनार की ट्रे में रखा हुआ है जिसे तुम गिरवी रखने के लिए आए हो। यह कंगन तुम्हें कहाँ मिला? मतलब तुमने अपनी माँ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। एक बार फिर से कंगन को देखकर जयगोपाल जी का खून खौल जाता है और वो अपने बेटे की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। निकल जाओ इधर से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। जितनी मदद करनी थी कर दी, लेकिन तुम लोग जब देखो तब हमारा अपमान करते रहते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम्हारी मुसीबतें तुम्हारी हैं, क्योंकि तुमने अपनी माँ का जो अपमान किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तब तक वह व्यक्ति आ जाता है जो जूस लेने गया था। सरपंच जी, जूस आ गया है, आप लोग जूस पी लीजिए, इधर बहुत भीड़ है, आप लोग दूसरी तरफ आ जाइए। सही कह रहे हो, इधर सच में बहुत भीड़ है। इतना कहकर सरपंच जी जूस का गिलास हाथ में लेकर सालिनी जी और कमला का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद सारा बिल करके कमला के लिए इतने सारे जेवर लेकर अपनी पत्नी सालिनी जी के साथ वापस से एक बड़ी सी कार में बैठकर गांव के लिए निकल गए। पीछे से बेटे और बहू अपने सास ससुर के ऐसे ठाठ को देखकर जलते कुड़ते रह गए। सरिता भी सोचती रह गई कि जिस बुढ़िया के ऊपर मैंने चोरी का इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाला था, आज वही बुढ़िया 3 तोले के सोने की मोटी मोटी कंगन पहनकर ठाठ के साथ रह रही है और मुझे मेरे कंगन गिरवी रखने पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें। बाय बाय।